जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, इसमें देखो ये हमारी कल इनकम फॉर प्रॉपर्टी पे बात चल रही थी कि जो रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल इनकम फॉर प्रॉपर्टी में जाएगा, यहाँ पे हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि किराए से मुराद है लैंड या बिल्डिंग का किराए पे देना। और फिर उसके बाद हमने बात की थी कि अगर कोई बिल्डिंग बेचने का कॉन्ट्रैक्ट या लैंड बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो और बाद में ये तय पा जाए कि नहीं भाई छोड़ो परे, जो बायर है वो कहे मैंने अब नहीं लेना, तो जो उसने एडवांस दिया हुआ था वो उसका ज़ाया हो जाता है और जिसको वो एडवांस दिया था उसने उसकी इनकम बन जाता है। तो हमें सिर्फ उससे कंसर्न है जिसको वो एडवांस मिला है। पॉइंट 3, बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना, डेट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सारी की सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। और अगर आपने जो है वो कोई बिल्डिंग किराए पे दी है और साथ उसके कनेक्टेड सर्विसेज दी हैं, तो फिर कनेक्टेड सर्विसेज का किराया अदर सोर्स में जाएगा और बिल्डिंग का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। एग्जांपल्स अभी करने की जरूरत नहीं थी। और एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर ऐड होगा। प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक है, इसके लिए सेपरेट रेट्स अवेलेबल हैं। इस पे वो पेज चैप्टर 4 वाले पेज 30-31 है शायद, उसके वाले रेट नहीं लगेंगे। ओके, अच्छा जी, ये सफा ना छोड़ दें, अगला पेज 206। ये अगर इसको देखा भी तो ये कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए इसको नहीं अभी देखना। पेज 207 पे आए, सेक्शन 16। सेक्शन 16 ले जी, पहला एग्जाम लेवल का क्वेश्चन हम करने लगे हैं इस चैप्टर का। एक सेक्शन है 16, इसकी हेडिंग है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स क्या होती हैं इन रिलेशन टू बिल्डिंग? यहाँ याद रखना लैंड का जिक्र नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग का है। ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स क्या होती हैं इन रिलेशन टू बिल्डिंग? ये आप एक तरह की ना समझ लो कि जिस वक्त मालिक मकान घर किराए पे देगा ना, तो जिस वक्त वो घर किराए पे देगा तो उसको ये डर होगा कि ये कोई किराया लेके भाग ना जाए, तो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी पकड़ लेता है। तो फिलहाल आप अपने समझने के लिए इसको सिक्योरिटी समझ लो, लेकिन हम नॉन एडजस्टेबल को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करते हैं कि नॉन एडजस्टेबल का लफ्ज क्यों यहां यूज हुआ है। लेकिन आपको पता है कि ये सिक्योरिटी जिस वक्त आप घर किराए पे देते हैं उस वक्त मालिक मकान को मिलती है। मिसाल के तौर पे आपने अपना घर किराए पे दिया इंजमामुल हक को, तो आप इंजमाम से सिक्योरिटी लेंगे। आप घर के ओन आप अपने अपने आप को जहन में ले आया करें, मेरा घर है, मैंने इंजमामुल हक को किराए पे दिया, तो आप उससे किराया लेंगे। किराए के अलावा आप उसे कहेंगे यार मुझे कोई 2-3 लाख 4 लाख जो है सिक्योरिटी के तौर पे दे। फर्ज करें उसने 4 लाख सिक्योरिटी के तौर पे दिया, वो आप जिस वक्त इंजमाम को घर किराए पे दिया उस वक्त वो 4 लाख आपको मिल जाएगा इंजमाम की तरफ से। और जब इंजमाम घर खाली करके जा रहा होगा तो आप उसे कहेंगे भाई ये तेरी अमानत थी, ये वापस पकड़ ले। तो वो अमाउंट आप उससे रिसीव भी करते हैं और उससे वापस भी कर देते हैं। ओके, रिफंडेबल होती है, एक तरह की रिफंड हो जाती है, वापस हो जाती है। अच्छा, सवाल पढ़ते हैं जी, फिर लॉ की प्रोविजंस बाद में देखेंगे। मिस्टर बाबर रेंटेड आउट हिज हाउस टू कासिम ऑन यकम सितंबर 12। बाबर ने रेंट पे दे दिया घर कासिम को ऑन यकम सितंबर 12। तो मेरे भाई कासिम जो है वो बन जाएगा यहां पर, जी बिल्कुल, टेनेंट। कासिम बन जाएगा किराएदार। बाबर रेंटेड आउट हिज हाउस टू कासिम एट अ मंथली रेंट ऑफ 80,000। द फेयर मार्केट रेंट पर मंथ इज 90,000। फेयर मार्केट किराया 90,000 है। अब बता दो भाई 80,000 को लेंगे या 90,000 को लेंगे? कैलकुलेशन में 90,000 को। कल हमने कैलकुलेशन में पढ़ा था अगर आप अपना घर किराए पे दें तो एक्चुअल किराया या फेयर मार्केट किराया विच एवर इज हायर विल बी एडेड इन इनकम। इसलिए मैं 80,000 को सवाल में काट देता हूं। तो पर मंथ किराया हम 90,000 लेंगे इन एडिशन टू मंथली रेंट, महीने के रेंट के अलावा। अब देखो जरा ये स्टोरी शुरू होने लगी है।
इन एडिशन टू मंथली रेंट कासिम, कासिम कौन है? किराएदार, ऑल्सो टेनेंट, ऑल्सो एग्रीड टू पे 6 लाख एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। फिलहाल समझ लो सिक्योरिटी है ये, फिलहाल समझ लो ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस जो है सिक्योरिटी है। तो उसने कहा यार तू सिक्योरिटी भी पकड़ ले मेरे भाई, 6 लाख रुपया। अब बताओ ये किराए के अलावा है या किराए में शामिल है? किराए के अलावा है। देखो कैसे, इन एडिशन टू मंथली रेंट। कासिम किराएदार ने कहा तू 6 लाख भी पकड़ ले एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। अच्छा यार आगे ना पढ़ो, आगे छोड़ो करे। आगे सारा सवाल हम छुपा देते हैं। ओके, अब मेरे भाई मुझे आप ये बताओ कि हमने जो घर किराए पे दिया है तो घर का किराया कितना है? 97 पर मंथ। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पकड़ी है वो कितनी है? 6 लाख। 6 लाख हमने सिक्योरिटी पकड़ी है। चलें जी, मुझे बताएं हमने घर किराए पे किस दिन दिया है? यकम सितंबर 12 को। सवाल की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी फॉर टैक्स 2013। सोचो जरा, बाबर ने अपना घर किराए पे दिया कासिम को यकम सितंबर 12 को, तो यकम सितंबर 12 से सबसे पहले आप तो 13 का न्यूमेरिकल सॉल्व करो। यकम सितंबर 12 से 13 तक गिनना शुरू करो। यकम सितंबर 12, सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हो गए। और देखो ना, ये परेशान क्यों हो रहे हो? ये देखो, ये 30 जून 13 है, ये 30 जून 14, और ये क्या है 30 जून 15, ऐसे ही है। तो हमने कोई यकम सितंबर 12 को किराए पे दे दिया। यकम सितंबर 12 को, मैं यकम जुलाई 12 को नहीं बना रहा, यकम सितंबर 12 से शुरू कर रहा हूं। यकम सितंबर 12 से 30 जून 13 तक तो फिलहाल मैं बात करता हूं, ये हमने किसको किराए पे दिए रखा? कासिम को। 9 महीने का किराया आया होगा। अच्छा, अब मेरी जेब में 9 महीने का किराया आया होगा। एक्चुअल किराए को मैंने कंसीडर नहीं करना, एक्चुअल ऑफ फेयर मार्केट रेंट व्हिचएवर इज हायर। किराए के अलावा कासिम ने यह भी एग्री किया कि 6 लाख रुपए देगा नॉन एडजस्टेबल एडवांस के तौर पे। इस एडवांस की स्टोरी क्या होगी? इस एडवांस की स्टोरी ये होगी कि अच्छा यकम सितंबर को बच्चे, पता है कुछ बच्चे क्या समझते हैं सर 9 महीने गिनने, ओए सितंबर का वो 30 सितंबर हो तो 9 महीने गिनते हैं। यकम सितंबर हो तो पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, 4 महीने ये, और फिर जून तक 10 महीने। तो 10 महीने का किराया इनकम में जाएगा। और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट के बारे में रूल अभी मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि ये आपके लिए नई चीज है। इसमें प्रैक्टिकली होता ये है कि यकम सितंबर 12 को किराएदार हमें 6 लाख रुपया सिक्योरिटी जमा करा देते हैं, हम अपने घर में दराज में रख लेते हैं कहीं, और वो 6 लाख रुपया जो है वो हम उसको वापस कर देते हैं जिस वक्त वो घर छोड़कर जा रहा हो, उस वक्त हम उसे वापस कर देते हैं अमानत के तौर पे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कौन सा टैक्स ईयर है? 2013। हम क्या हेडिंग दें? कौन सा हेड है हमारा आज? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा जी, रेंट बोलो कितना आया? रेंट 10 महीने का 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ्स, 9 लाख। ठीक है, हायर को लेना है या एक्चुअल को लेना है? हायर, एक्चुअल और फेयर मार्केट विच एवर इज हायर। अच्छा, अब नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का क्या करें यार? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट जो कि बिल्कुल सिक्योरिटी की तरह की चीज है, इसका क्या करें? अच्छा, इस पे ना लोगों ने मुख्तलिफ राय दी, इस पे लोगों ने मुख्तलिफ राय दी। लॉ बनाने वाले की अपनी राय है, हम जिस पे रहेंगे।
लोगों ने क्या राय दी, लोगों ने कहा यार ये देखो ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है, किराएदार ने मालिक मकान को दी है, मालिक मकान ने अपने पास रख ली है, और जब मालिक मकान घर छुड़वाएगा किराएदार से तो किराएदार को ये पैसे वापस कर देगा, यार ये पकड़ तेरे पैसे और जा। तो असूली तौर पे देखा जाए तो मालिक मकान को ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। जितने साल भी ये घर किराए पे रहेगा मालिक मकान यही सोचता रहेगा यार 6 लाख अमानत ही है, इसको वापस करना है। और खुदा ना खास्ता अगर कभी खर्च कर लेते हैं लोग, खर्च भी कर ले तो भी टेंशन होगी कि 6 लाख जो है वो मैंने वापस उसे करना है। ठीक है, अब देखने में इस अमाउंट से टेक्निकली स्पीकिंग मालिक मकान को कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि 6 लाख अभी ले लेगा, बाद में वापस करना है, किराए के अलावा है ये 6 लाख। लेकिन असल में पता है हकीकत क्या है बात की, हकीकत ये है कि लॉ मेकर कहते हैं नहीं यार इधर उधर की बातें ना करो, जमाना बहुत आगे निकल गया है, ये जो इसने 6 लाख इससे पकड़ा है ना, हो सकता है ये इससे अंडे ले, उससे चूजे निकले, फिर वो बड़े हों, फिर इतने पैसे हो जाए, बकरा खरीदे, फिर बेंजे खरीद ले और फार्म हाउस बना ले, पता नहीं 6 लाख 2 साल 2 3 4 साल 5 साल 6 साल कितना अरसा इसके पास पड़े रहने हैं। तो लॉ मेकर ने जबरदस्ती, हम लॉ मेकर को कहते रहे, लॉ बनाने वाले को, यार ये पैसे वापस कर देने हैं, ये तो हमारी इनकम तो नहीं है, हमें खुशी नहीं हो रही, 6 लाख हमारी जेब में आया है, 6 लाख हमने वापस कर देना है। लेकिन लॉ मेकर ने कहा छोड़ो इन बातों को, लॉ मेकर ने कहा इसको इनकम में डालो। जब उसने कहा 6 लाख को इनकम में डालो तो हमने कहा ना ना यार ऐसा ना कर, 6 लाख इतनी हैवी अमाउंट इनकम में डालो, ये तो मैंने वापस कर देनी है, तो ये मैं इनकम में नहीं डाल रहा। उसने कहा चल यार तुझे ज्यादा मसला हो रहा है ना, तो मैं तेरे लिए रिलैक्स कर देता हूं, 6 लाख को 10 सालों में इनकम में डाल दे। हमने कहा कोई इसकी लॉजिक, कहते चुप कर, बस तू कह रहा था ना 6 लाख इनकम में नहीं डालना, तो मैंने कहा ठीक है तो तुझे रिलैक्स कर देता हूं, 6 लाख को 10 सालों में इनकम में डाल दे, 60 हजार करके हर साल इनकम में डाल दे, तुझे ज्यादा मसला हो रहा है। हमने कहा ये 10 साल की बात समझ तो नहीं आई, कहते चुप कर, लिख, जो लॉ बनाया हुआ है उसके ऊपर चल, तू अपनी तरफ से सोचा मत कर। ये कुछ बच्चों में मसला पैदा हो रहा है, शुरू शुरू में टेक्स्ट पढ़ते हैं तो सोच रहे होते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। 6 लाख को 10 साल पे डिवाइड करना है, ये 10 से मुराद 10 ईयर्स है, ये 10 से मुराद 10 ईयर्स है। अच्छा, यदि बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एसेट को 10 साल पे डेप्रिशिएट करते थे ना, तो इनकम को 10 साल में इनकम में डालना, टोटल जो रिसीट है ये 6 लाख वाली, इसको हम 10 साल में आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डाल देंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये सवाल पूछते हैं अगर क्लास में बैठे हों, अभी तो घरों में, सर इसको भी 10/12 करें, हमारे पे कैफ 1 दिमागों पे छाया हुआ है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, ये 1 साल की इनकम आ गई, इसको 10/12 कर दें, क्योंकि 10 महीने जो है वो ये 6 लाख इसने इस्तेमाल किया है। और भाई खुदा के लिए आप इंट्रो वाली लॉजिक्स अपने पास रखें, मुझे इस वक्त लॉ पढ़ाने दें, लॉ ने कोई ऐसी बात नहीं की, लॉ ने कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, अब इधर देखो, अगर सवाल में ऐसा होता कि बाबर ने घर किराए पे दिया है कासिम को 1 जून 13 को, इस दिन, अगर 1 जून 13 को किराए पे देता, 1 जून 13 को बाबर ने घर किराए पे दिया कासिम को, तो हम कैसे सवाल सॉल्व करते? वेरी सिंपल, हम 90,000 को मल्टीप्लाई कर देते 1 मंथ से, ये आ जाता 90,000, और 6 लाख को उसी तरह 10 साल पे डिवाइड करते। बस असूल ये है जिसको आप इंट्रो में नहीं कहते फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, वैसे वो मुनासिब चीज है भी नहीं, अब अकाउंटिंग के टीचर भी वो पसंद नहीं करते बात। तो इसी तरह है, ये अजीब सी लॉ मेकर ने बात की, कहते बस 10 सालों में इनकम में डाल दो, लेकिन मंथ बेस पे पोर्शन करने की इजाजत नहीं है। तो इस 6 लाख को हम पकड़ा करेंगे सिंपल और 10 पे डिवाइड कर दिया करेंगे। तो दिल चाह रहा था 6 लाख इनकम में डालने को, लेकिन लॉ मेकर ने पहले तो हमें ऐसे ही अपनी तरफ से कहानी बना रहा हूं ना, पहले तो लॉ मेकर ने हमें डराया कि 6 लाख इनकम में डालूंगा, बाद में उसने कहा चल यार अब होगा क्या, 2013 में भी 60,000 ऐड होगा, 2014 में भी, 2015 में भी, 2016 में भी 60,000, आहिस्ता 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 हर साल ऐड होते, 11वें साल कुछ ऐड नहीं होगा, 10 साल में इसको इनकम में डाल दो बस। अच्छा जी, और कोई जहनों में आपके सवाल आ रहे तो सवाल अभी चलने दें आगे। अब भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी होगी? 9,60,000, इट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 9,60,000 टैक्स ईयर 2013 की। ठीक है, और कोई इनकम तो ये कमा नहीं रहा,
अब ये हमारी इनकम बन गई। अब हम इस पे निकाल लेते हैं टैक्स, लेकिन टैक्स निकालना बाद की बात है। फिलहाल आप मुझे ये बता दो कि ये लॉ का रूल कहाँ लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है मेरे भाई सेक्शन 16 के 1 में, सेक्शन 16 के 1 में ये रूल लिखा हुआ है। तो चलें जी, नोट कर लें अब इसको, आप रजिस्टर पे अपने सारे नोट करें, फिर मैं लॉ से पढ़ाता हूं। जी आई होप आप हजरात ने नोट कर लिया होगा। अब जो है वो इस लॉ की प्रोविजन को पढ़ना है हमने। आओ जी इधर। वेयर ओनर ऑफ अ बिल्डिंग, ओनर ऑफ अ बिल्डिंग कौन है? बाबर। वेयर ओनर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव्स फ्रॉम किराएदार एन अमाउंट, एन अमाउंट कितनी? एन अमाउंट से मुराद है भाई मेरे यहां पर 6 लाख। वेयर, देखो इधर, वेयर बाबर receives from कासिम 6 लाख विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। ये रेंट से एडजस्ट नहीं होगा। क्या मतलब? यानी कि कई दफा वो किराएदार पता है क्या कहता है, किराएदार कहता है 6 लाख तुझे दे तो रहा हूं तो किराया थोड़ा छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका रेंट से एडजस्ट होने का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। वो लीज वाला सवाल करें आपको जो कहा था। Where the owner of a building receives from किराएदार 6 लाख which is not adjustable against rent, which is not adjustable against rent का मतलब लिखो, इसका मतलब लिखो which is not adjustable against rent। अगर बुक्स नहीं है तो लिखें which is not adjustable against the rent का लफ्ज लिख के। इसका मतलब है इस 6 लाख की वजह से किराए में कमी नहीं होगी कि किराया कम कर दिया जाए। वो जो महीने का किराया है, समझ आ रही है बात ना? इस 6 लाख की वजह से किराए में कमी नहीं होगी, यानी किराए में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो इसको कहते हैं नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, यानी किराए में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, किराया उतना ही आपको देना पड़ेगा। ये 6 लाख एक उसके अलावा चीज है। चलें पढ़ें जी। वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव्स फ्रॉम किराएदार एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट। इस 6 लाख का रेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। इट से क्या मुराद है मेरे भाई? इट से मुराद है 6 लाख। इट शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अब एक और चीज ऐड हो गई। कल हमने पढ़ा था लैंड और बिल्डिंग का किराया, कल हमने पढ़ा था फोरफिटेड डिपॉजिट। आज एक नई चीज ऐड होगी इनकम प्रॉपर्टी में, नॉन एडजस्टेबल एडवांस इन रिलेशन टू बिल्डिंग। इट शेल बी चार्जेबल, चार्जेबल का क्या मतलब होता है? टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड एंड द फॉलोइंग 9 years इन इक्वल प्रोपोर्शन। लॉ मेकर कई दफा ना लॉ बनाते हुए आसान अल्फाज इस्तेमाल करता है, कई दफा बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज इस्तेमाल करता है। कैसे? वो लॉ बनाते हुए ये भी कह सकता था इट विल बी एडेड इन इनकम इन 10 years, लेकिन इसकी बजाय ना उसने खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, इट विल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड। 1 साल यहां से पूरा करा दिया उसने, एंड द अगले 9 साल इन इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड। वो याद है इंट्रो की क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड होता था। अच्छा, यहां पे लिखा है उसने एंड इट विल बी अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स। ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई 10/12 उसको करने की जरूरत है। अच्छा जी, अब इधर आके पढ़ लो ये बात। कैमरा ना आहिस्ता मूव करा के यहां लाने। वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग receives from किराएदार an amount which is not adjustable against the rent, it shall be added under the head income from property in the tax year 2013 in which it was received and the अगले 9 years
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड नेक्स्ट 9 years इन इक्वल प्रोपोर्शन। और टैक्सेबल का मतलब है इनकम में ऐड कर दो। चलो जी, इस पे टैक्स निकलवाओ यार। 9,60,000 पे टैक्स बताओ कितना बनता है। वो टेबल कल देखा था, इसका अपना ही टेबल है, अजीब चैप्टर है। 9,60,000 where the gross amount of rent exceed 6 लाख but does not exceed 1 million। यहां पे आएगा 20,000 जमा 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। कितना है? 20,000 जमा 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। सोच के बताओ ये अमाउंट 6 लाख से कितनी बढ़ रही है जी? 56,000 बना, 56,000। चलें जी, टैक्स भी निकला है साल का, इसे नोट कर लें। फिर मैं अगला साल शुरू करूं। टैक्स ईयर 2014 उधर ही रखें। अच्छा यार, मैं सवाल आगे नहीं पढ़ा। ठीक है, सवाल आगे नहीं पढ़ा मैं। सवाल में पता नहीं क्या लिखा हुआ है आगे, उसको छोड़ो। अगले साल जब आएगा तो अब घर बताओ 10 महीने इस्तेमाल करेगा या अब तो किराएदार पूरे 12 महीने अगले साल घर इस्तेमाल करेगा? आपको पता है घर किराए पे एक दफा लिया जाता है, फिर कई साल हमारे पास ही रहता है। तो अगले साल किराएदार कितना सा घर इस्तेमाल करेगा? 12 महीने। तो टैक्स ईयर 2014 रेंट बोलो 90,000 इंटू 12 मंथ्स, क्या जवाब आया? 1080,000। इसमें ऐड क्या करेंगे? वही नॉन एडजस्टेबल एडवांस। असूल के इट विल बी एडेड इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड एंड द नेक्स्ट 9 years इन इक्वल प्रोपोर्शन। बस स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। 6 लाख डिवाइड बाय 10, यहां लिख लो सेक्शन 16 का 1, सेक्शन 16 का 1। हाँ बोलो। 1140 ये 60,000 हो गया ना? आगे 1140 जी। अब इसका टैक्स निकाल दो। इधर आओ। 1140,000 इधर फॉल करेगा। 60,000 जमा 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 million। 60,000 जमा 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 million। तो 1 million से ये 1,40,000 बढ़ रहा है। 81,000। चलें जी, यहां तक नोट कर लें। चलो जी, आ जाओ इधर। हाँ जी, ओ भाई अगला साल भी हो गया। येलो लाइन शोज पुराना किराएदार, यानी कि जो किराएदार एग्जिस्टिंग है। कासिम, आगे चलें जी, आगे पढ़ने की इजाजत है। कासिम वेकेटेड द हाउस ऑन 31 जनवरी 15। डायग्राम देखो जरा, फोकस करो। कासिम वेकेटेड द हाउस ऑन 31 जनवरी 15। कासिम ने घर 31 जनवरी 15 को छोड़ दिया। इधर देखो,
देखो देखो व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो, देखो 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 व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो, जल्दी देख। ये 7 महीने हो गए, 7 महीने पुराना किराएदार रहा। 31 जनवरी 15 को इसने छोड़ दिया। द हाउस वॉज गिवन टू न्यू टेनेंट ऑन यकम फरवरी 15, और अगले दिन नए किराएदार को दे दिया। स्काई ब्लू किराएदार, स्काई ब्लू किराएदार आ गया। यकम फरवरी 15 से हमने अगले किराएदार को दे दिया। अब बोलो मेरे भाई, द हाउस वॉज गिवन टू न्यू टेनेंट ऑन यकम फरवरी 15 एट अ मंथली रेंटल ऑफ 1,20,000। बोलो यार, 7 महीने कौन सा किराएदार रहा? 7 महीने पुराना, और 5 महीने स्काई ब्लू में नया। तो 7 महीने पुराना किराएदार रहा और 5 महीने बोलो 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 नया किराएदार रहा। 5 महीने नया किराएदार रहा। अब आप मुझे ये बता दो कि ये जो 5 महीने नया किराएदार रहा, तो इसकी इनकम कितनी है? इससे हम ले रहे हैं 1,20,000। थोड़ा सा सब्र कर लो, अगली लाइन ना पढ़ो, मैं काट रहा हूं, ठीक है जी। अब आप मुझे बता दो मैं कौन सा साल सॉल्व करने लगा हूं? 30 जून 2015। टैक्स ईयर 2015। बोलो रेंट। पुराने किराएदार कितने महीने रहा? पुराने किराएदार 7 महीने। 7 महीने रहा, 31 जनवरी तक ना। तो 31 जनवरी 15। जरा फोकस करने बच्चों, यार ये ना डेट्स देखना सीखें। लाइट ऑफ कर भाई, क्या कर रहा? डेट्स देखना सीखें। 31 जनवरी 15 यहां कहीं गिरेगा। यकम जुलाई 14 को जो साल शुरू होगा 30 जन 15 को खत्म होगा, यकम जनवरी 15 यहां कहीं गिरेगा। हो 7 महीने 90,000 करेंगे ना, 90,000 जरब 7 महीने, ये पुराना किराएदार रहा। और नया किराएदार 1,20,000 जरब, ये नए किराएदार का किराया बढ़ गया है, आसमानों पे पहुंच गया है किराया। 1,20,000 जरब 5 महीने। सर आहिस्ता बोल रहे हैं, हम इधर ही बैठे हैं भाई, वॉल्यूम आहिस्ता कर लिया आप हजरात। भाई कल तक निकल आएगी ये फिगर। 1230 चलें जी, नोट करें। आगे फिर हम चलते हैं। रिक्वायरमेंट में टेक्स्ट तो मांगा नहीं हूं, मैं वैसे ही निकाल रहा हूं आपके समझने के लिए टैक्स। लो भाई इधर। अच्छा आप बताओ, आपके जहन में एक स्टोरी चल रही होगी, जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार वो जो पुराना किराएदार वापस गया है उसकी एक अमानत पड़ी हुई थी हमारे पास 6 लाख। तो जो पुराना किराएदार वापस गया उसकी एक अमानत पड़ी हुई थी हमारे पास 6 लाख। कोई जहन में आ रहा है कुछ ऐसा? उसको इस दिन हमने ली थी यकम सितंबर को, और हम अच्छे बच्चे हैं तो हमें 31 जनवरी 15 को उसे वापस कर देनी चाहिए थी। तो इधर देखो, 6 लाख का मैं हूं मालिक मकान। 6 लाख का मुझे इस दिन इनफ्लो हुआ था यकम सितंबर को, और इधर देखना इधर देखना इधर देखना इधर देखना, यहां पर कहीं 6 लाख का अब मेरा क्या होना चाहिए? आउटफ्लो होना चाहिए। मेरे पास से पैसे जाने चाहिए। येलो लाइन शोज पुराने किराएदार का आना एंड पुराने का जाना। इस दिन मुझे, अगर मैं अच्छा बच्चा हूं, मुझे मरने का यकीन है, मरने के बाद की जिंदगी का, तो मैं 6 लाख मारूंगा या 6 लाख वापस कर दूंगा। अब उसे जो 6 लाख मेरे भाई मैंने वापस करने हैं, वो इस दिन खड़े होके मैं सोचूंगा वापस करने हैं, उसमें वो कोई मसला नहीं। 6 लाख आप अपनी जेब से पे कर दें, यानी आपके घर में पड़े हुए वहां से पे कर दें। अगर आपके 6 लाख खर्च हो गए तो नए किराएदार से पैसे पकड़ें, उससे भी तो नॉन एडजस्टेबल एडवांस लेंगे, उससे भी सिक्योरिटी वगैरह लेंगे। नए किराएदार से जो एडवांस पकड़े उसमें से दे दें, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल में देख लेते हैं कैसे पैसे दिए, लेकिन पैसे देना का अरेंजमेंट जैसे मर्जी हो, बस 6 लाख उसे वापस करने हैं आपने। The new tenant gave 9 lakh as non-adjustable amount। अब मुझे बता दो आगे क्या लिखा हुआ है, which was थोड़ा सा used to repay 6 lakh to old tenant, जिसमें से थोड़ा सा इस्तेमाल हो गया 6 लाख पुराने टेनेंट को देने के लिए। ठीक है, कोई नहीं, 6 लाख हो सकते हैं हमसे खर्च हो गए हों, तो हमने नए से 9 लाख पकड़े, इसी दिन पकड़े होंगे, नए से 9 लाख पकड़े
और 9 लाख पकड़ के पुराने को 6 लाख उसमें दे दिए, बाकी 3 लाख हमारी जेब में, उसको छोड़ो, बाकी 3 लाख हमारी जेब में। हमने इस तरह नहीं सोचना, हमने सिर्फ सोचना है कि पुराने को कितने दिए, 6 लाख, नए से कितने लिए, 9 लाख। बस हमें ये पता होना चाहिए, हमें इससे नहीं पता होना चाहिए कि वो 6 लाख हमने पुराने को वापस कैसे किए, अपनी जेब से करें, जिस मर्जी से पकड़ के करें पैसे, या वो 6 लाख जो है वो हम नए किराएदार से पकड़ के कर दें, वो हमारी अपनी मर्जी है। बस मैंने अब 9 लाख और 6 लाख से खेलना है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, अगेन आ गया नॉन एडजस्टेबल एडवांस। नॉन एडजस्टेबल एडवांस, अब मेरे भाई क्या करें यार, मुझे ये बता दो। नए से 9 लाख आया हुआ है और पुराने को 6 लाख जो है वापस किया, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि पुराना जा रहा है किराएदार और नया आ रहा है। बोलो पुराना जा, बोलो बोलो पुराना जा, नया आ, बोलो बोलो पुराना जा, नया आ, बोलो बोलो पुराना जा नया, ऐसा सिनेरियो है, पुराना जा नया आ। तो पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो ये अब आपने याद रखना है ये नगमा, पुराना जा नया आ। पेपर में ये ज्यादा आता है, पुराना जा नया आ। अच्छा, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो क्या करें यार। कुछ लोगों ने पता है क्या राय दी, कुछ लोगों ने राय दी ये 9 लाख को पकड़ो और 10 से डिवाइड करो, खत्म करो यार बात, छोड़ो परे, पुराने का 6 लाख गया वापस, वो जाए जहां मर्जी जाता है। कुछ लोगों ने ये राय दी, लेकिन यार कुछ लोगों ने कुछ और राय भी दी होगी, और कुछ लोग घर में बैठ के भी कोई लॉ बना रहे होंगे कि हमारे ख्याल से ये होना चाहिए था, अगर हम क्लास में बैठे होते सर को ये मशवरा देते। मेरे भाई, मेरी और आपकी मजबूरी है कि हम अपने मशवरे नहीं ले सकते, हम देख लेते हैं लॉ मेकर ने क्या कहा। लॉ मेकर ने जो बात कही है, अगर आपको पसंद आई तो अपने दिल में बिठा लेना, अगर ना पसंद आई तो भी दिल में बिठा लेना, पेपर में वो करके आनी है। लॉ मेकर ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहता है यार न्यू अमाउंट कितनी आई है, न्यू अमाउंट कितनी आई है। हमने कहा जी 9 लाख, हमने कहा जी 900,000 आई है न्यू अमाउंट। कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो कोई पिछली अमाउंट आई थी वो तुम सारी इनकम में ले गए थे या कुछ थोड़ा बहुत लेके गए थे। हमने कहा वो जो पिछली अमाउंट आई थी ना, वो तो सिर्फ थोड़ा बहुत, देखना देखना थोड़ा बहुत, वो तो हम सिर्फ 60 जमा 60 1,20,000 इनकम में लेके गए थे। कहते अच्छा 6 लाख तुम्हें आया था, उसमें से 1,20,000 तुम इनकम में लेके जा चुके हो, घर तो वही है, किराएदारी बदला है, तो तुम नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का 120 इनकम में डाल चुके हो। निका यार तू बहुत डीप डाउन जाके सोच रहे हैं। कहता है चुप करो, बस जिस तरह मैं कह रहा हूं उस तरह करो। लेस ऑलरेडी टैक्स्ड, बोलो ऑलरेडी टैक्स्ड, जिस पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। इन 2013 में बोलो कितने रुपए पे टैक्स लगे ऑलरेडी, 2014 में बोलो ऑलरेडी कितनी अमाउंट पे टैक्स लगे। कहता है यार ये तो छोड़ो ना, 60,000 छोड़ो। अब ये देखो मैंने बड़ा सा डब्बा बनाया, 900 माइनस 60, कहते हैं इसको डिवाइड कर दो अब 10 से। हमने कहा यार इतना डीप डाउन जाके तो सोचा, कहते करो करो जल्दी करो, चुप चुप कर दो, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, तुम्हें समझ आ गया है, अकल में तुम्हारी फिट नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, एफबीआर को ईमेल कर दीजिएगा जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आई कि एफबीआर हमारे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर में बहरहाल याद रखिएगा, ऐसे ही करके आइएगा। एफबीआर से मुराद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके सीए करने के बाद ही वैसे मशवरे दीजिएगा, अभी वो शायद आपके मशवरे ना सुने। 78,000, तो दिल में क्या आ रहा था, 9 लाख को 10 से डिवाइड करें, मगर वो लॉ मेकर को शायद देसी तरीका लगा। कहते हैं ये देसी तरीका नहीं लगाना, आपने बस देखना है नए से आए कितने और पुराने को। अच्छा कुछ कहते हैं सर, कुछ बच्चे कहते हैं ऐसे कर ले 9 लाख माइनस 6 लाख, नहीं करना ना यार, 9 लाख माइनस ऑलरेडी टैक्स्ड। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये नया किराएदार 2016 में आता, फर्ज करो 2016 में आता, 15 में ना आता, तो फिर आपको पता है 60,000 13 में भी ऐड हुआ होता, 60,000 14 में भी ऐड हुआ होता और 60,000 15 में भी ऐड हुआ होता।
फिर 2016 में जब नया किराएदार आता तो हम 9 लाख में से 900,000 में से माइनस करते 60 60 60 180,000 माइनस करते फिर, लेकिन अभी हम 1,20,000 माइनस कर रहे हैं। आई होप इससे जरा बात क्लियर हुई होगी। भाई जितने सिनेरियोस पेपर में आ सकते हैं ना वो क्लास में डिस्कस कर लिए जाते हैं। आप हजरात ज्यादा परेशान ना हुआ करें, अगर हम बैठे होते तो ये सवाल पूछते। साल हर साल से बच्चे सवाल पूछ रहे हैं सेक्शन पे, उन सबको सामने रख के ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। करे यार टोटल, अगर टोटल भी मैंने करना है तो फिर छोड़ दे यार। 1308,000 ये आपकी इनकम है, इस पर टैक्स सब खुद ही निकाल लेना, निकलवा दो। चलो 1308,000 ये टैक्स सही निकला था, मैंने चेक नहीं किया, फिर पे यकीन कर रहा हूं। ये कोई 200-300 पता नहीं कितने 400 बच्चों के पास जा रहा है ये फिगर। अच्छा 1308,000 पे टैक्स निकलवाओ। 1308,000 पे ये सीरियल नंबर 4 बन रहा है, क्या बनेगा 1308,000 पे 60,000 जमा 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 मिलियन। 60,000 जमा 15% ऑफ 3,08,000। बोलो ओ बोल दे भाई, जान लेगा तू, बस कर दे, जल्दी कर, आगे भी पढ़ने हैं। 106,200 दोबारा कैलकुलेट कर लो एक दफा। चलें जी यहां तक नोट करें। ठीक है जी। यार अभी हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा है? ये ना नहीं 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 नहीं, ये जो हमने अजीब सी पढ़ी है ना चीज मजे की, ये है सेक्शन 16 के 3 में। सेक्शन 16 का 3, सेक्शन 16 के 3 की हेडिंग क्या बनेगी? पुराना जा नया आ। बोलो बोलो, पुराना जा नया आ। यानी पुराने से 6 लाख चला गया, उसे दे दिया, और नए से 9 लाख आ गया। पढ़ें जी 16 का 3, 16 का 2 भी पढ़ा दूंगा मेरे भाई, कोई परेशान ना हो। 16 का 3, 16 का 3, वेयर द ओनर हैज रिफंडेड नॉन एडजस्टेबल अमाउंट टू द टेनेंट। टेनेंट कौन है यहां? हैज रिफंडेड। ओ नहीं यार उमर नहीं, आई विल बीट यू। वेयर द ओनर हैज रिफंडेड अमाउंट टू टेनेंट, ये किसकी बात हो रही है? ये पुराने किराएदार की बात हो रही है। यहां टेनेंट से मुराद है कासिम। वेयर द ओनर हैज रिफंडेड नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, यानी 6 लाख। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को अंडरलाइन करके बेशक 6 लाख लिख लें। तो वेयर द, यार ये पेन देना, आप बैठो वो ला देगा। वेयर द ओनर हैज रिफंडेड नॉन एडजस्टेबल अमाउंट टू किराएदार ऑन टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। टेनेंसी क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। वेयर द ओनर हैज रिफंडेड नॉन एडजस्टेबल, नॉन एडजस्टेबल कितनी है? 6 लाख। वेयर द ओनर हैज रिफंडेड टू नॉन एडजस्टेबल किराया टू द टेनेंट ऑन, इसको नॉन एडजस्टेबल किराया भी कहते हैं, सिक्योरिटी होती है असल में ये, ऑन टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट का माहिदा उनका खत्म हो गया, छोड़ के चला गया है। एंड द ओनर लेट्स आउट द बिल्डिंग टू सक्सीडिंग टेनेंट। पुराना जा नया आ, जा आ, जा आ। एंड द ओनर लेट्स आउट द बिल्डिंग, सीरियस हो जाओ, जा आ क्या लगे हुए हो? एंड द ओनर, बी प्रोफेशनल यार, तुम प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हो। एंड द ओनर लेट्स आउट, टॉक इन इंग्लिश प्लीज। एंड द ओनर लेट्स आउट द बिल्डिंग टू द सक्सीडिंग टेनेंट। और सक्सीडिंग टेनेंट कौन है इधर? उमर।
देन द न्यू एडवांस, काका न्यू एडवांस बोलो कितना है? 9 लाख। लेस 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 का मतलब क्या होता है? माइनस। 9 लाख माइनस सच पोर्शन ऑफ अर्लियर, सारा का सारा अर्लियर या उसका कोई पोर्शन? Such portion of earlier amount that was charged to tax. लाइट ऑन करो, देखो इधर देखो व्हाइट बोर्ड की तरफ। न्यू अमाउंट, अभी आप चला रहे हैं, रोक दें बस, पूरा पूरा बोर्ड नजर आ रहा है, देखो। न्यू अमाउंट लेस पोर्शन ऑफ 6 लाख, पोर्शन 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 ऑफ 6 लाख। 6 लाख का एक पोर्शन 60,000 है, दूसरा पोर्शन 60,000 है। पोर्शन ऑफ 6 लाख विच इज चार्ज टू टैक्स। देखो इन पे तो टैक्स दे चुके हैं हम, इन पे तो टैक्स दे चुके हैं। आ जाओ वापस। लेस सच पोर्शन ऑफ द अर्लियर अमाउंट, अर्लियर अमाउंट कितनी है? 6 लाख, उसका पोर्शन कितना है? 1,20,000। सच पोर्शन ऑफ 6 लाख यानी 1,20,000 डेट वॉज चार्ज टू टैक्स शेल बी चार्जेबल, इसको इस पे टैक्स देना पड़ेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द टैक्स ईयर इन विच इट वॉज रिसीव्ड, यानी 2015 में, एंड द फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर्स इन बराबर बराबर। अब ये जो बच्ची कुची, कौन सी वाली? बच्ची कुची। बच्ची कुची कौन सी अमाउंट है? बच्ची कुची 780। 9 लाख में से 1,20,000 माइनस किया तो बचा कितना? 780। 780 को कितने सालों में इनकम में ले जाओ? 10 इयर्स में। जरा तसल्ली से पॉइंट 3 पढ़ें आप। मैं सामने से हट जाता हूं, पॉइंट 3 पढ़ें जरा तसल्ली से। समझ आ गया? तो वेयर द ओनर हैज रिफंडेड 6 लाख। अब ना मैं जरा इधर फोकस करो, बस इधर देखो। वेयर द ओनर हैज रिफंडेड 6 लाख टू द किराएदार ऑन टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी एंड द किराएदार लेट्स आउट द बिल्डिंग, एंड द मालिक मकान लेट्स आउट द बिल्डिंग टू अ न्यू किराएदार। सक्सीडिंग से मुराद नया किराएदार, न्यू किराएदार। देन न्यू एडवांस 9 लाख माइनस पोर्शन 6 लाख का, 6 लाख का पोर्शन बनेगा 1,20,000 जिस पर टैक्स ऑलरेडी लग चुका है, shall be chargeable under the income of property in the year in which it was received and the following 9 tax years in equal proportion। अच्छा, इधर ना अगर लगा के बच्चों के जहन में बड़े सवाल आते हैं, सर अगर ऐसा हो जाता तो क्या करते, अगर ऐसा हो जाता तो क्या करते। मैं उसमें ज्यादा सवाल वैसे लेना को पसंद नहीं करता, क्योंकि जितना सिलेबस में है मैं उतना कवर कर रहा हूँ। एक सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं अगर लगा के, पता नहीं आपके जहनों में तो कोई और अगर आ रहा होगा, लेकिन एक सवाल बच्चे अक्सर पूछते हैं, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। तो कैमरा करो इधर। अगर इधर 9 लाख की जगह नया किराएदार देता ही 1 लाख, नया किराएदार कहता जा यार 9 लाख नहीं तुझे देना, 1 लाख देता। अब 1 लाख तो होता है, 1 लाख में से 1,20,000 माइनस 100,000 होता, तो 100,000 में से 127 माइनस करते तो जवाब नेगेटिव आ जाता। फिर नेगेटिव को आपने 10 से डिवाइड नहीं करना था, फिर नेगेटिव को 10 से डिवाइड करके जहां नेगेटिव नहीं लिखना था, फिर बस आपने डायरेक्ट ही 1 2 3 0 0 0 को इधर लिख देना था। लेकिन ये वाला अगर भी बच्चे लगाते हैं, ICAP ने कभी टेस्ट नहीं किया, बस जितना ICAP टेस्ट करता है डिस्कस्ड। ऑन रहने दो लाइट। मैंने ये कहा है कि अगर 900,000 की जगह नया किराएदार 100,000 दे तो 100,000 माइनस 120 नेगेटिव 20 आएगा। नेगेटिव 20 को 10 से डिवाइड करके कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। अच्छा, अब एक सिनेरियो और है, वो जरा मैं आपको करवा दूं।
एक सवाल लिखो, एग्जाम्पल कौन सी कर रहे थे हम? 1 कर रहे हैं ना, ये देखो एग्जाम्पल 1। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल 2 कराता हूं, सॉरी एग्जाम्पल 2 नहीं, एग्जाम्पल 2 आप होमवर्क में कर लेना, याद रखना होमवर्क में कर लेना। एग्जाम्पल 1A बुक पे ही लिख लो अगर बुक आपके पास मौजूद है। एग्जाम्पल 1A, कॉन्टिन्यूइंग, मेरे साथ साथ लिखें, कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल 1, assume no new tenant came in tax year 2015। Continuing from example 1, assume no new tenant came in tax year 2015। एज्यूम करें यार कोई नया किराएदार नहीं आया 2015 में। देखो इधर क्या मतलब है इस बात का कि एग्जाम्पल 1 से जारी रखें और फर्ज करें वो जो नया किराएदार उमर है ना वो आया ही नहीं। अब बोलो यार कैसे सॉल्व करते? तो कैलकुलेट, रिक्वायरमेंट भी डाल लें, कैलकुलेट, नजर नहीं आ रहा होगा आपको, इनकम ऑफ टैक्स ईयर 2015, ये रिक्वायरमेंट डाल लो, कैलकुलेट इनकम ऑफ टैक्स ईयर 2015। अब कैसे इनकम निकलती टैक्स ईयर 15 की? चलो थोड़ा सा हेल्प कराओ मुझे, थोड़ा सा हेल्प कराओ। अब कैसे इनकम निकलती? 90,000 पुराने से आना था फिर? ओ भाई मैं तुझे मारूंगा, क्यों? 90,000 पुराने से तो आना था ना। मैं कह रहा हूं कोई नया नहीं आया, 90,000 पुराने से आना था, नए से 5 महीने का आना था, ये फर्क हो गया। 1230000। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का क्या करते मेरे भाई? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का क्या करते वो मैं आपको भी बताता हूं, उसके लिए थोड़ा सा हौसला रखें। 90,000 को 7 से मल्टीप्लाई करा दो। अब मैं ये क्या सॉल्व करा रहा हूं? एग्जाम्पल 1A का सोल्यूशन, रजिस्टर पे एग्जाम्पल 1A का सोल्यूशन जी, कितना? 630,000। अच्छा जी, अब सिर्फ क्या होना था फिर? एक्सेलेंट, पुराने को 6 लाख वापस कर देना था हमने। पुराने को वो जो 6 लाख रुपया था वो जो उसने दिया हुआ था वो हमने क्या कर देना है? बस वापस कर देना है। अब मेरे भाई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का क्या करना है? हम गाइडेंस लेते हैं सेक्शन 16 के 2 से, 16 के 2 से पूछ लेते हैं नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का क्या करना है। इसको मैं लिख सकता हूं पॉइंट 2 को, पुराना जा 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 जा, बस जा जा, बस जा जा। वो कोई नहीं चक्कर रखा, कोई नया नहीं आया, बस पुराना चला गया। चलो जी, पॉइंट 2 बताओ क्या लिखा हुआ है लॉ में? नहीं उधर ही रखे यार कैमरा। पॉइंट 2 पढ़ें और बताएं क्या करना है। आप बोलो क्या करना है? अब इतनी तो अंग्रेजी पढ़नी आ गई होगी भाई आपको। वेयर एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, कितनी? 6 लाख, इज रिफंडेड बाय द मालिक मकान टू द किराएदार ऑन द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, किराए के एग्रीमेंट खत्म होने पे, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल से पहले पहले चला गया पुराना। बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 साल से पहले पहले चला गया, दूसरे तीसरे साल चला गया। No portion of the amount shall be allocated to the year in which it is refunded. जिस साल वो वापस गया उस साल नो पोर्शन, कुछ भी 6 लाख का ऐड ना करें, और टू एनी सब्सिक्वेंट ईयर, और फिर अगले सालों में भी 6 लाख का ऐड ना करें। अब तो ये घर खाली करा रही है ना आपने, अब तो कोई नया बंदा आ ही नहीं रहा। अब अगले सालों में भी 6 लाख का कुछ नहीं करना, इस साल भी 6 लाख का कुछ नहीं करना। तो नो पोर्शन शेल बी एडेड, नो पोर्शन इज एडेड। अपने समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं। नो पोर्शन विल बी एडेड।
ऑफ 6 लाख, बस 6 लाख वापस कर दिया ना, 6 लाख का कोई पोर्शन ऐड नहीं करना, ये सेक्शन 16 का 2 कहता है। तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट लिख के बस आगे पेपर में 0 लिखा ना। 16 का 2 तो सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने याद लिखा है ना, पेपर में याद तो नहीं करना कि 16 का 2। तो ये एक नई एग्जांपल थी जो हमारी किताब में नहीं थी, हमने इस एग्जांपल को बनाया भी, इसका सॉल्यूशन भी डाला। एक दफा दोबारा पढ़ लो। वेयर an amount which is non adjustable, यानी कि 6 लाख is refunded by the मालिक मकान to the किराएदार on termination of tenancy, किराया खत्म होने पे 10 साल से पहले पहले अमाउंट वापस कर दी गई। नो पोर्शन का मतलब है नथिंग shall be allocated to the year in which it is वापस किया गया और to any subsequent year का मतलब होता है अगले साल। अब अगले साल इन 6 लाख को क्यों ऐड करना है, अब तो किराएदार चला ही गया, कोई नया आ ही नहीं रहा। यार एक और सवाल है, वे बच्चे बैठे होते हैं तो पूछते हैं अक्सर, इस सेक्शन में बच्चे बड़े अगर उगर लगा के सवाल पूछते हैं, मेरे ख्याल से इतना काफी है जितना आपको करा दिया है। एक और सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ऑन करो लाइट, सर ठीक है 2015 में तो कोई नया किराएदार नहीं आया, सर 16 में नया किराएदार आ गया है, चलें सर अब बताएं क्या करना है। 16 में नया किराएदार आ गया है और फर्ज करो वो 9 लाख ही लाया, तो फिर कोई नहीं, 9 लाख में से -60,000 -0, ये क्या जीरो तो कुछ है ही नहीं, तो बस -60,000 कर दो बस, फिर भी 9 लाख में से वो जो 2 दफा 60 हुआ है वो माइनस कर दो, घर तो वही है ना। इससे ज्यादा तफसील में क्या जाना आपने। जो असल बात है ना वो समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। असूल क्या है, आमतौर पे जब भी नॉन एडजस्टेबल किराया आएगा, नॉन एडजस्टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि किराए से एडजस्ट नहीं होता, इसकी वजह से ना किराए पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसूली तौर पे जब भी कोई किराएदार आएगा हम क्या किया करेंगे, 10 से डिवाइड कर दिया करेंगे। लेकिन अगर वो चला जाएगा और नया नहीं आएगा कोई, तो इस सिनेरियो का नाम रखेंगे जा। तो जा वाले सिनेरियो में जाने वाले साल में कुछ नहीं करेंगे, और जब कोई पुराना जाएगा और नया आएगा उस सिनेरियो का नाम हम रखेंगे जा आ। तो जा आ वाले सिनेरियो, लेकिन आगे पैसे भी ला रहा हो, ये ना हो आगे पैसे ही नहीं ला रहा साथ, तो जा रहा है और नया आ रहा है। अगर नया आ रहा है तो 9 लाख में से माइनस कर देंगे 60,000 और 60,000, that was already taxed in previous years। चलें जी आगे पढ़ें भाई। अच्छा यार ये पढ़ो, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। एग्जाम्पल 2 मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, पेज 208 पे। अब हम आ जाते हैं अगले सफे पे, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। एग्जाम्पल पढ़ो जरा, देखो ये समझ आ रही है आपको एडजस्टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ कुछ समझ आया, समझ आ गया। नॉन एडजस्टेबल और एडजस्टेबल में खुद ही फर्क समझ आ गया।
इसको छोड़ो एग्जाम्पल को। चलो ठीक है, इसी को पढ़ लेते हैं, ऐसे एक और एग्जाम्पल बाद में दे दूंगा। उमर ने रेंट आउट किया है घर 1 जुलाई 13 को किराए पे, और महीने का किराया ना एग्री हुआ ₹1,00,000। तो एग्रीमेंट के मुताबिक 3 लाख एडवांस भी मिल गया 1 जुलाई 13 को, एंड इट विल बी फुली एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। और ये जो 3 लाख एडवांस आया ना, इसकी वजह से जुलाई, अगस्त, सितंबर का किराया नहीं देना पड़ेगा। रिमेनिंग पेमेंट्स ऑफ रेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईच रिस्पेक्टिव मंथ। कैलकुलेट प्रॉपर्टी इनकम फॉर टैक्स ईयर 14। देखो यार, ये है टैक्स ईयर 2014। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, महीने का किराया एग्री हुआ ₹1,00,000। ₹1,00,000 को मैं एक लिखूंगा सिर्फ, ठीक है। हुआ ये कि जिस वक्त हम घर किराए पे लेने गए तो मालिक मकान ने कहा यार 3 लाख इधर पकड़ा, इसकी वजह से तो ये किराया कम कर दूंगा मैं, ₹1,00,000 महीने का किराया। अब होगा ये कि मालिक मकान की जेब में 3 लाख रुपया इस दिन चला जाएगा, यानी एग्जैक्ट इस दिन। अब जब जुलाई के एंड पे मालिक मकान आके मेरे से किराया मांगेगा, मैं कहूंगा चल भाग, तूने कहा था 3 लाख रुपया जुलाई का सितंबर का किराया एडवांस में पकड़ा दे, वो मैंने तुझे पकड़ा दिया 3 लाख। अब जुलाई के एंड पर कोई किराया मैं उसे दूंगा नहीं। फिर अगस्त के एंड पे वो आएगा किराया लेने, फिर मैं कहूंगा चल नास भाग इधर से। फिर सितंबर के एंड पे वो किराया लेने आएगा और कहेगा चल मुझे किराया दे, मैं कहूंगा ना ना ना, 3 महीने का तू किराया तूने फौरन एडवांस में पकड़ लिया हुआ है। और जब अक्टूबर में वो किराया लेने आएगा तो मैं कहूंगा किराया नहीं देना, तो वो बंदे लेके आ जाएगा। सुने कभी बंदे लेके आ गया? वो बंदे लेके आ जाएगा और कहेगा चल निकाल किराया, अक्टूबर के एंड पे मजबूरन मुझे किराया देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 3 लाख था वो तो पूरा इस्तेमाल हो गया ना। अब नवंबर के एंड पे भी ₹1,00,000, दिसंबर के एंड पे भी ₹1,00,000, जनवरी के भी, फरवरी के भी, मार्च के भी, अप्रैल के भी, मई के भी, जून के भी। तो यार ये हम अजीब सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस सारे को छोड़ो। यानी कि 9 महीने का किराया हर महीने के साथ साथ मिला, और 3 महीने का किराया यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर का किराया, ये जो येलो वाले महीने हैं इनका किराया हर महीने के एंड पे मिलता रहा। और ये जो स्काई ब्लू वाले मंथ्स हैं इन सबका किराया, इसका किराया भी इस दिन मिला, इसका किराया भी इस दिन मिला, और इसका किराया भी इस दिन मिला। तो भाई 3 लाख जमा 9 लाख, वही 12 लाख इनकम में ऐड हो गया। तो यार ऐसा क्यों ना करूं मैं तीन को इग्नोर ही कर दूं और इस 9 को भी इग्नोर कर दूं। जब भी पेपर में सवाल आए कि यार ये किराया एडजस्ट हो जाना है, तो मैं एग्रीमेंट पकड़ूं रेंट वाला, एग्रीमेंट पकड़ के मैं देखूं 1 महीने का किराया ₹1,00,000 है तो 12 महीने का किराया 12 लाख है, बात खत्म। तो मुश्किल तरीके से निकालूं 3 जमा 9, या आसान तरीके से निकालूं 1 ज़रब 12। 1 ज़रब 12 मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है। क्लियर हो गया? अब पढ़ लो। उमर रेंटेड आउट हाउस ऑन 1 जुलाई 13, महीने का किराया ₹1,00,000 है, मुआहिदे के मुताबिक 3 लाख रुपए एडवांस मिल जाएगा जुलाई 1 13 को, और ये फुली एडजस्ट होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर को। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर का किराया हम नहीं देंगे। रिमेनिंग 9 पेमेंट्स 9 ही होंगे ना, ऑफ रेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। कैलकुलेट द प्रॉपर्टी इनकम। तो 1,00,000 जरा 12 करो यार, 12 लाख रुपए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। देयर विल बी नो सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ 3 लाख because it will be taxed automatically in 3 months being an integral part of monthly rental income। वो जो मंथली रेंटल इनकम है उसका पार्ट बन के ये ऑटोमेटिकली टैक्स हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, अब यार समझो बात, एडवांसेस कितने किस्म के हो गए? 2 किस्म के। एक नॉन एडजस्टेबल, जो हमने किस सेक्शन में पढ़ा? सेक्शन 16 में।
इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 10 से, डिवाइडेड बाय 10। बाकी तफसीलात सेक्शन 16 में है, वो आपको पता है। एक एडवांस अभी मैंने पढ़ाया आपको, ये है एडजस्टेबल। इसका यार सेक्शन कोई नहीं है लॉ में, ये बस खुद ही टीचर समझाने के लिए बात बताते होते हैं। इसका सेक्शन कोई नहीं है लॉ में। एडजस्टेबल एडवांस का क्या करना है, इग्नोर 3 लाख गिवन इन क्वेश्चन, इग्नोर द अमाउंट, उस अमाउंट को इग्नोर कर दें आप 3 लाख को। बल्कि आसान तरीका क्या है, लाख रुपया महीने का कराया और उसमें जमा कर दें, सॉरी उसको मल्टीप्लाई कर दें 12 से, इग्नोर द अमाउंट। इसको आप क्या कर दिया करें, इग्नोर कर दिया करें। समझ आ गई बात? चलो जी पढ़ो। If the advance is adjustable against rent, it will be ignored in the question. क्योंकि ये रेंट पर मंथ में शामिल होगा, वो ऑटोमेटिकली टैक्स हो जाएगा। आगे जी, आगे पढ़ें। आगे क्या लिखा हुआ है, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल है, ये भी देख लो इधर। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हाउस। क्या मतलब जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हाउस? दोनों ने इकट्ठे घर लिया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है, सॉरी, आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हाउस एंड दे हैव प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रेशन नहीं होना चाहिए, रेशो अमंगस्ट ए एंड बी। यार ये ना किताब में एरर है, ये किताब में एरर है, 60:40। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी आपस में बोलो क्या है, 60:40। अब ये जो उनकी 60:40 आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो हुआ पता है क्या होगा कि घर जब बनाया होगा ना, तो दोनों ने मिलके पैसे डाले होंगे, एक ने 60% पैसे डाल दिए होंगे, एक ने 40%, और घर बना के कहा होगा चलो यार किराए पे चढ़ा देते हैं, किराए को भी इंशाल्लाह 60-40 कर लिया करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और बी के दरमियान 60:40 है। रेंटल इनकम अर्न्ड फ्रॉम हाउस इन टैक्स ईयर 2013 इज 3 मिलियन, और साल का किराया घर से कितना आया, 3 मिलियन का। ठीक है, अब मेरे भाई क्या करेंगे, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब असूल पता है क्या, आपने ना इनको पार्टनरशिप नहीं समझना। सेक्शन 66 कहते हैं आपने इनको पार्टनरशिप नहीं समझना कि ये इन्होंने पार्टनर है। आपने क्या करना है, सर फिर पार्टनरशिप कब समझा करेंगे लोगों को, वो मैं फिर बताऊंगा। आपने इनको पार्टनरशिप नहीं समझना। अगर कोई बंदा घर किराए पे दे दे 2-3 लोग मिलके, तो आपने इनको पार्टनर्स नहीं समझना। आपने क्या करना है, इधर देखो, आपने आंसर कैसे शुरू करना है, टोटल रेंट बताओ कितने, टोटल रेंट। प्लीज आंसर की तरफ मत देखें, क्वेश्चन की तरफ देखें। 3 मिलियन पूरे हो गए, 0 1 0 हो रहा है, 3 मिलियन टोटल रेंट है। इसमें से मुझे बताओ ए का 60% हिस्सा है, नजर आ रहे यार, बताना था, और बी का 40% हिस्सा है। बोलो जी ए का हिस्सा और बी का हिस्सा 18 लाख और 12 लाख। बताओ 30 लाख में से ए कितना घर ले जाएगा, 18 लाख, और बी कितना घर ले जाएगा, 12 लाख, क्योंकि ये ज्वाइंट ओनर्स हैं, ज्वाइंट ओनर्स हैं। ओके, अब आ जाओ इधर, ये देखो टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम। ये सेपरेट ब्लॉक होती है, सेपरेट ब्लॉक का मतलब है इन पे अलग रेट है। स्टार डाल के अगर नीचे कुछ लिखा हुआ वो भी आपने पढ़ना नहीं है। ए की प्रॉपर्टी इनकम है 18 लाख और बी की प्रॉपर्टी इनकम है 12 लाख। क्लियर? अब 18 लाख पे टैक्स निकलवाओ, 18 लाख पे टैक्स निकलवाओ।
सीरियल 3 में गिरेगा नहीं, 4 में गिरेगा ना। तो 60,000 जमा 15% ऑफ 8 लाख होगा। करो 60,000 जमा 15% ऑफ 8 लाख। कैलकुलेटर जल्दी पकड़ो। 60,000 जमा 15% ऑफ 8 लाख। 180,000 ए का टैक्स बन गया। मैंने भी यही लिखा हुआ सोल्यूशन में। ठीक है, बी 12 लाख कमा रहा है, तो मेरे ख्याल से वही सीरियल लगेगा, सीरियल 4। तो 60,000 जमा 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 मिलियन। तो 1 मिलियन से कितनी बढ़ी है? 2 लाख। 2 लाख सिर्फ 15% जमा 60,000, कितना टैक्स बन गया? 90,000। आसान है सवाल, समझ आ गया? अब पढ़ें भाई इसकी इंग्लिश। कल बड़े मजे के न्यूमेरिकल होना है। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स, जहां एक प्रॉपर्टी 2 या उससे ज्यादा बंदे ओन करें, 2 ओन करें, 3 ओन करें, 4 और करें, एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स आर डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल। डेफिनेट हमें पता है पक्के कितने और मालूम हो सकते हैं बड़ा इजीली। वो सवाल में गलती से मिस प्रिंटिंग हो गई थी, 60-40 लिखना मैं भूल गया था। Where any property is owned by 2 or more persons and their shares are definite and ascertainable, the persons shall not be assessed as an AOP। यार इनको पार्टनरशिप नहीं समझना। AOP क्या होती है? पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म जिसे हमने कहा था। असल में 2 लोग इकट्ठे होकर घर किराए पे देना, इसको पार्टनरशिप नहीं कहते। 2 लोग हमारे लॉ में, आप लोग तो शायद कहते हो, लेकिन 2 लोग अगर इकट्ठे होकर कारोबार शुरू कर देना, दुकान बना लें करियाने की, जनरल स्टोर, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन ये बातें में आगे की शुरू हो गई हैं बिजनेस के चैप्टर की, छोड़ो। फिलहाल मुझे ये बता दो, अगर 2 लोग मिलकर घर किराए पे चढ़ा दें तो क्या इनको पार्टनर्स कहा जाएगा? नो। क्या इनकी जो इनकम्स आ रही हैं पूरे 3 मिलियन पे टैक्स देना इन्होंने इकट्ठा, या दोनों अलग अलग टैक्स देंगे? अभी कैलकुलेट करके दिखाया मैंने, अलग अलग टैक्स देंगे। Where any property is owned by 2 or more persons and जहां कोई प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा बंदे ओन कर रहे हैं, and their respective shares are definite and ascertainable, the persons shall not be assessed as an AOP in respect of the property. Clear? And तुम पार्टनर्स नहीं हो। ओ हम पार्टनर्स हैं, हमारा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ हुआ है, हम दिखाओ। चुप, नहीं हो तुम पार्टनर, लॉ ने कह दिया, बात खत्म बात। द शेयर ऑफ ईच पर्सन का शेयर कितना है? 18 लाख और 12 लाख। द शेयर ऑफ ईच पर्सन इन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर अ टैक्स ईयर shall be taxable in their own hands respectively and not as AOP। उनके हाथों में टैक्सेबल होगा, AOP के तौर पे टैक्सेबल नहीं है। क्लियर? Shall be taxable in their own hands respectively and not as AOP। यार कहते हैं दिस सेक्शन shall not apply in computing income under the head income from business। ये सेक्शन इनकम फ्रॉम बिजनेस पे नहीं लगेगा। यार ये ना बात तफसीली हो जाएगी और अभी मैं करा भी नहीं सकता, इसलिए सबसेक्शन 2 को जरा फोकस करके देखना। मैं जो सर्कल लगाने लगा हूं, सबसेक्शन 2 को और एग्जाम नोट को, इन दोनों को मैं सर्कल में ले रहा हूं, इन दोनों को कर दें पेंडिंग। मुझे याद रहेगा, आप लोगों को भी इंशाल्लाह याद रहेगा, जब कभी कराना होगा इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद हम करेंगे आपके, जब पास होके आ जाएंगे तो ये इंशाल्लाह ना एग्जाम नोट और ये पॉइंट 2 फिर कभी करेंगे, इसलिए पॉइंट 2 को छोड़ दो यार। अब पढ़ो दोबारा। Where any property is owned by 2 or more persons and their shares are definite and ascertainable, और उनके शेयर पक्के पक्के पता है, the persons shall not be assessed as an AOP। और तुम AOP नहीं हो, नहीं है हम AOP, और नहीं तुम AOP नहीं हो। And
ऑफ ईच पर्सन इन इनकम, इनकम कितनी है 3 मिलियन, शेयर ऑफ ईच पर्सन इन इनकम, भाई कार्ड ले आओ, shall be taxable in their own hands and not as, चलो ले जाओ अब ये वाला, and not as AOP, और AOP के तौर पे टैक्स नहीं लगेगा। यानी अब ये पार्टनर्स आपस में बोलो 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 नहीं है, ये पार्टनर नहीं, दोनों अपनी इनकम्स पर अलग अलग टैक्स देंगे। बस वो जो एक ऊपर था ना सेक्शन 15A, अब वो हमारा रह गया, बाकी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं इंशाल्लाह, वो कल शुरू करते हैं। अच्छा क्वेश्चन 3 है यार पास्ट पेपर का, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ किराएदार बाय द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग। हाँ क्या करना है इसका, प्रोविजंस बता दें नॉन एडजस्टेबल अमाउंट जो रिसीव हो रही है किराएदार को मालिक के मकान से। यार ये तो नहीं कह रहा पुराना जा रहा है नया आ रहा है, सारे सिनेरियो डिस्कस करने पड़ेंगे। हाँ 3 पॉइंट्स, 1 भी 16 का, 2 भी 3 भी, कोई खास कोई स्पेसिफिक सिनेरियो नहीं पूछ रहा इसका। आज क्वेश्चन 12 में याकूत एंड लोहा, देखो हम अबू ने नाम कैसे रखे हैं, याकूत एंड लोहा आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ बंगला which has been rented out for 70,000 per month. Discuss the taxability of याकूत एंड लोहा। क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ऐसे तो नहीं करना कि 70,000 को मल्टीप्लाई कर दें 12 मंथ से और फिर आगे, ये तो नहीं करना ना, फिर क्या करें, से डिस्कशन करनी है। तो where any property is owned by 2 or more persons and their share are definite and ascertainable, so the persons shall not be assessed as an AOP and the share of each person in income shall be taxable in their own hands and not as, therefore Yakut and Loha will pay tax separately on income earned by them. Clear? हाँ पॉइंट 2 तो वैसे ही मैंने छुड़वा दिया, वो तो डिफरेंट डिस्कशन है, सिर्फ पॉइंट 1 लिखेंगे, सेक्शन 66 का क्लोज करो जी। ठीक है इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी, अच्छी तरह याद करें, आज वाला न्यूमेरिकल करें जो कराए हैं।